तो लगातार हम उत्तर प्रदेश की बात संभल से कर रहे हैं और संभल एक महत्वपूर्ण जिला है। महत्वपूर्ण जिला होने के साथ साथ हमें बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि ये संवेदनशील जिला बना, और उसकी वजह है अभी जो हाल में कुछ घटनाएं हुई। अब हम देखिए, क्योंकि उस सिस्टम को अगर समझना है, अगर जड़ में जाना है कि मुद्दे क्या हैं इस जिले के और यहाँ की समस्याएं क्या हैं, कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। राजेंद्र पेंसिया जी हैं, डीएम है। आपको बता दें, बहुत तेज तरार ऑफिसरों में इनकी गिनती आती है और काफी लंबे वक्त से अभी डीएम बने हुए हैं यहाँ संभल के। बताया जाता है पहले शिक्षक थे, फिर बीडीओ, फिर एसडीएम और फिर वो आईएएस बने और अब डीएम है यहाँ के। अगर हम बात करें एएसपी आईपीएस अनुकीर्ति शर्मा जी की, वो भी तेज तरार ऑफिसर में शामिल है और सबसे बड़ी बात है कि वो मददगार हैं, लोगों के बीच जाती है, दिन हो रात हो लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। तो उनसे हम जानेंगे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सिस्टम को। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों करोड़ लोग आपको सुन रहे होंगे और आपसे ही पता चलेगा कि संभल है क्या और संभल की जड़ में क्या है। मैं आपसे समझना चाहता हूं संभल को समझाइए, आप हमें इस जिले को समझाइए। किसी भूगोल को समझना होता है तो उसकी इतिहास में जाना होता है। यदि हम संभल का इतिहास देखें तो संभल का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी धरती पुरानी है। बहुत से ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख आता है कि किस तरह से जो संभल है वो सत्यव्रत से, महदगिरी से और पिंगल से होता हुआ और शंभलगढ़, शंभल और संभल के रूप में अस्तित्व में आया। यदि संभल के 3 कोनों पे देखें तो भुवनेश्वर, चंद्रेश्वर और संभलेश्वर 3 शिव मंदिर हैं और तीनों के बीच में बसने के कारण ही इसका नाम शंभू की नगरी संभल है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समय संभल का अंतिम बार पुनरुद्धार किया गया था, जिसमें जो 87 देव तीर्थ हैं, जिसमें 19 महाकूप हैं और 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं, वो सभी अस्तित्व में थे। वर्तमान में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सब उपलब्ध है, जिसको हम खतौनी कहते हैं, उसमें सब डिटेल में दिया हुआ है। और हम सभी ने प्रयास किया कि जो इतिहास है वो इतिहास जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है, बस वो सामने आए। और वर्तमान में संभल में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो संभल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कृषि अधिक होती है। यदि उद्योग में देखें तो हैंडीक्राफ्ट और मेंथा के अतिरिक्त बहुत कम भविष्य में अर्थव्यवस्था की संभावनाएं हैं जी। यदि आज हम देखें तो अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, जितने भी हमारे ये आध्यात्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों पर जितने टूरिस्ट आते हैं, यदि पूरे भारत से तुलना की जाए तो वो कहीं अधिक है। और प्रयाग का तो अभी आपने देखा ही, पूरे यूरोप की जनसंख्या से अधिक तो वहाँ पे टूरिस्ट आए थे। तो यदि संभल एक तीर्थ नगरी के रूप में, एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी विजन है, तो संभल की अर्थव्यवस्था के लिए संभल की जो लोगों की स्थिति है वो भी सुदृढ़ होगी और संभल वह स्थान पाएगा जो इतिहास में संभल का स्थान था। दूसरी बात जी, यहाँ के जो किसान हैं वो मूल रूप से आलू की, बासमती की कृषि करते हैं और केवल प्रोसेसिंग यूनिट यदि संभल में हो और उसके आधार पे आपने देखा होगा कि 5, 7, 10 रुपए किलो आलू बिकता है, और यदि उसी को हम प्रोसेस कर देते हैं तो 300-400 रुपये से किलो से लेकर के, चिप्स आप देखते ही हैं, तो वो 300-400 किलो से लेकर के 500-1000 रुपये तक किलो का बिकता है। तो केवल छोटा सा काम हो कि जो किसान हैं, हमने कुल 34 FPO बनाए यहाँ पे, और उन FPOs के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लक्ष्य है कि एक एक किसान तक पहुँचा जाए और उसकी आय को दुगना किया जाए, तो दूसरा प्रयास हमारा अर्थव्यवस्था में ये चल रहा है। तीसरा, यदि हम बात करें शिक्षा की जी,
किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी जनपद की धुरी शिक्षा होती है। यदि हम व्यक्ति का भी निर्माण करना चाहते हैं तो उसका विकास भी हमें राष्ट्रीय संदर्भ में या एक बड़े संदर्भ में करना होता है। तो हमारे यहाँ कुल 1289 बेसिक के विद्यालय हैं, 250 से अधिक इंटर कॉलेज हैं, 50 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं, एक हमारे यहाँ पीपीपी मोड के ऊपर मेडिकल कॉलेज भी है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो बच्चों को गुणवत्तापरक मिले और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कायाकल्प का नाम दिया, हमने 1289 के 1289 विद्यालयों में कायाकल्प को संतृप्त किया। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लीडरशिप स्कूल्स हैं, जिनको पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएमश्री स्कूल कहते हैं, उनमें हमने 120 इंडिकेटर्स लिए जो किसी प्राइवेट स्कूल में भी आपको नहीं मिलेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे अवश्य करूंगा, आप आए हुए हैं 2 दिन शायद यहाँ हैं आप, जी जी, तो एक बार किसी भी एक पीएम श्री स्कूल में विजिट करिए। हमारे यहाँ 16 ऐसे विद्यालय हैं, तो आप पाएंगे कि वो जो निजी विद्यालय होते हैं उनसे न केवल अच्छे हैं, अपितु वहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। जी। चौथा, यदि हम बात करें तो पूरे समाज की, तो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की योजना है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति को शासन की सभी योजनाओं से संतृप्त करने से संबंधित हमारे कार्यक्रम हैं, तो हम हर समाज तक, शिक्षा में हर बच्चे तक और अर्थव्यवस्था में हर संभलवासी को छूने का प्रयास कर रहे हैं। और यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और शासन का एक विजन है और इसी को हम भी धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं। डीएम साहब, आपने जिक्र किया, फिर मैं मैम से भी 1-2 सवाल लूंगा कानून व्यवस्था पर। आपने धार्मिक नगरी के तौर पर इसे आप विकसित, क्योंकि पहली लाइन आपकी ये थी, मंत्री जी की भी यही पहली लाइन थी, तो आपने ठीक है शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, क्या यहाँ कोई ऐसी संभावनाएं और नहीं है कि क्योंकि ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है संभल, छोटी छोटी इंडस्ट्री यहाँ आए या इस तरह की कोई और चीज़ें जो रोजगार के साधन हो, जो संभल के लोगों को कहीं दूसरे जिलों में ना जाना पड़े, इस तरह की कोई संभावनाएं इस जिले के अंदर आती हैं? संभल एनसीआर का लाभ नहीं उठा पाया अभी तक। आप देखते होंगे गजरोला में जाते हैं तो जो मेन हाईवे है उस पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, दोनों साइड में इंडस्ट्री भी हैं और बहुत सारे मॉल भी आए हैं, और यानी पूरे क्षेत्र को रोजगार मिला। और वहाँ की जो भूमि भी है वो भी, उसके दाम भी कई गुना बढ़े। और गजरोला से संभल की जो दूरी है वो बड़ी मुश्किल से, यदि सीधा स्टेट हाईवे देखें तो 40 किलोमीटर से अधिक नहीं है, 30-40 किलोमीटर में हम संभल आ जाते हैं। यदि बहजोई भी देखें तो 90 किलोमीटर, 90 भी नहीं, 70 से 75 किलोमीटर में हम बहजोई पहुंच जाते हैं। यदि एनसीआर से देखें या दिल्ली से देखें तो हम 158-160 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बैठे हैं। तो संभल का कोई भी कार्य, जैसे अभी हमारी जो बहनें हैं, जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी और वो बहुत स्तर पर कार्य कर रही हैं। यदि एक प्रोडक्ट भी हमने उनको फॉरवर्ड लिंकेज अर्थात मार्केट से जोड़ा तो वो बहनें हमारी फ्लरिश करेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लखपति दीदी का जो आह्वान किया है, उसमें हमारे जनपद में लगभग 13,000 जो दीदियां हैं वो लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर भी हैं। अनुकृति जी, मेरा सवाल ये है कि कितना चुनौतीपूर्ण है यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये सभी को पता है सुर्खियों में रहा संभल, लेकिन एक हर तरफ तारीफ भी हुई और अभी भी लगातार तारीफ भी हो रही है यहाँ पुलिस की, पूरे उत्तर प्रदेश की, यहाँ तक कि दूसरे राज्य भी उस मॉडल को अपना भी रहे हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल अगर बात करें संभल की, तो कितना चुनौतीपूर्ण है? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जगह पे यहाँ पे हमारे जो जनपद के एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनको यहाँ होना चाहिए था। आज स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो यहाँ नहीं है और उनकी तरफ से मैं आई हूँ। सर के सुपरविजन में जनपद संभल ने ना ही सिर्फ जो हमारे पुलिसिंग के 2 मेन टास्क होते हैं, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा होता है क्राइम प्रिवेंशन करना। दोनों ही क्षेत्रों में संभल पुलिस ने पूरे प्रदेश स्तर पे और कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
जो संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद आप नोट करेंगे कि लगभग 1 साल होने को आया है और हम लोग ये बहुत ही गौरव के साथ, प्राइड के साथ ये कह सकते हैं कि लोगों के सहयोग के साथ जब वायलेंस हुए उसके बाद सारी पीस कमिटीज़ का पुनर्गठन किया गया, लोगों से संवाद स्थापित किया गया और लोगों के सहयोग से ही सारे त्यौहार अति संवेदनशील जनपद होने के बावजूद पूरे हर्षोल्लास के साथ बिना किसी इंसिडेंट के मनाए गए और ये लगभग 1 साल हो चुका है। इसमें सभी मुख्य त्यौहार शामिल हैं। इसके बाद अगर हम क्राइम के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो चुनौतीपूर्ण भी है एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आपको ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिले जहाँ पे कई लेवल के क्राइम है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं तो हम लोगों के जैसे जो संभल वाला क्षेत्र है वो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, पर जो आप बहजोई गुन्नौर का क्षेत्र देखेंगे जी, जहाँ का चार्ज मेरे पे है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत नॉमिनेंट है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था बीमा माफिया का। 1 दशक से ऊपर से ये लोग करीबन 14 राज्यों में ऑपरेट कर रहे थे। इसका अनावरण जनपद संभल की पुलिस के द्वारा किया गया। इसमें 22 से ऊपर एफआईआर पंजीकृत करी गई। करीबन 68 लोगों को हम लोगों ने इसमें जेल भेजा। इसका राष्ट्रीय तौर पे संज्ञान लिया गया। हम लोगों ने सर के साथ एक कॉन्क्लेव भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया था जिसमें IRDAI, RBI, देश की पूरी 58 इंश्योरेंस कंपनीज और जो बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर है सभी ने इसके अंदर इनकी सहभागिता थी इसमें, और हम लोग ने कैसे बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं उस पर हमने काम किया। ये जो नॉर्मल लूट चोरी की जो घटनाएं होती हैं उसके अलावा मैं बता रही हूँ, उसका तो हम लोग डेली मॉनिटरिंग होती है, बट दीज आर एक्स्ट्रा वर्क विच हैव बीन डन बाय संभल पुलिस। इसके अलावा एक धनवर्षा गैंग के ऊपर भी हमारी पुलिस ने काम किया था। ये एक तांत्रिक गैंग थी जो कि लड़कियों का शोषण करते थे। इसके करीबन 19 लोगों को हमने अलग अलग जनपदों से गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो मैं इसके अलावा नकली घी और इस तरह की भी कई गैंग्स पकड़ी गई। सर का सहयोग काफ़ी रहता है, तो हम लोगों ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि हर पुलिस स्टेशन पे थाना क्षेत्र के जो सबसे प्रमुख 10 रेवेन्यू के मामले हैं, आप देखेंगे ज़मीन को लेके अधिकतर लड़ाई होती है, तो उनको चिन्हित करके प्रशासन के सहयोग से ये उद्देश्य बनाया गया है कि उन 10 का हम निस्तारण करेंगे, फिर हम अगले 10 प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उन 10 का निस्तारण करेंगे। तो रेवेन्यू के मामलों को हम इस तरीके से सुलझाएंगे। महिला सुरक्षा हमारी प्रमुखता है, इस सरकार की प्रमुखता है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद को 98 बीट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक बीट पे मिनिमम 2 फीमेल कांस्टेबल्स हैं। गांव-गांव जाके ये जागरूकता अभियान भी करती हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विशेष प्रयास किए गए हैं महिला सुरक्षा के बारे में उनको बताती हैं। साइबर क्राइम के बारे में भी हम लोग निरंतर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और मेरे को काफ़ी हर्ष है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि जनपद संभल जो हम लोगों ने बीमा पे काम किया था, तो कई इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ये इच्छा जताई कि वो CSR फंड हम लोगों को देंगे ताकि हम महिला कांस्टेबल्स के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो हम लोग ये पहला ऐसा जनपद बनेगा जहाँ के सभी 16 की 16 पुलिस स्टेशंस में महिला कांस्टेबल्स के लिए और उनके बच्चों के लिए क्रैच होगा और इसका अनावरण हम लोग इस नवरात्र में DGP सर के माध्यम से कराएंगे। तो कई ऐसे जितना पुलिस की सारी डोमेन्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल मैम। और सबसे बड़ी बात है आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारी महिलाओं के आप मदद करने पहुंच जाती हैं। किसी का बिजली कनेक्शन नहीं था तो आपने मदद की, अगर आपको लग रहा है काम खराब हो रहा है तो खुद काम में जुट जाती है। लेकिन एक बहुत सवाल इस जिले के लिए, क्योंकि इसे सेंसिटिव जिला माना जाता है, लेकिन ये क्यों आरोप लगता है पुलिस पर, एक विशेष वर्ग को आप प्रताड़ित करते हैं आप लोग? पुलिस के लिए 2 ही वर्ग होते हैं, एक होता है अपराधी और दूसरा होता है सामान्य व्यक्ति। इसके अलावा कोई वर्ग नहीं होता है और हम विशेष वर्ग जिसको टारगेट करते हैं वो है आपराधिक वर्ग, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना। मैम आपने बात तो करी, लेकिन फिर भी जब ये पूरा जो यहाँ तनाव फैला उस दौरान कितना प्रेशर था ये कह सकते हैं, क्योंकि
सिचुएशन अचानक बिगड़ी और आरोप तो ये भी लगे कि जो विपक्ष है, हालांकि आप लोग राजनीति से दूर है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ये सवाल उठे पुलिसिंग पर कि इतना सब कुछ तनाव हो गया और पुलिस को भनक नहीं लगी। नहीं, कैसे अचानक से इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क गई? ये कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक कोशिश की गई थी कि संभल में जो इतने लंबे समय से शांति थी और सभी कार्य शांति से हो रहे थे, उस माहौल को बिगाड़ने का एक गलत प्रयास किया गया था। पर हम लोगों ने तुरंत ही स्थिति पे काबू पाया। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा प्रशासन, पूरे पुलिस वर्ग ने मिलके एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया, अभियोग पंजीकृत किए, लगभग 100 लोगों को हम लोगों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा और हमारी पूरी कोशिश है कि प्रभावी पैरवी करके उन लोगों को सज़ा भी दिलाई जाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व ना ही सिर्फ संभल में बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें। डीएम साहब, एक सवाल, क्योंकि आपने बहुत बता दिया संभल को बारीकी से, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जब से एक बतौर डीएम आप जब तक यहाँ रहेंगे, क्या रोड मैप है इस जिले का विकास करने का? सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो आप अभी धरातल पर उतारने के लिए तैयार है, जिससे संभल की जनता को सीधा फायदा मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लेके भी आया था। मैंने ये तो अच्छी बात है, फिर लोगों को पता चले, कोई डाटा स्किप न हो जाए, इसलिए 3 स्तर पे मैं बात करूंगा। एक, जो हमने डिजिटली काम किया, एक हमने संभल संवाद ऐप शुरू किया और आपके प्लेटफॉर्म से मैं सभी संभल वासियों को और जिनका संभल से किसी भी प्रकार का संबंध है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो संभल संवाद ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना और आवश्यकता है, वो संभल संवाद ऐप पूर्ति करेगा। ये आपने नई पहल की है? हाँ, एक नया ऐप। जोरदार तालियां, क्योंकि आप देखिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आज डिजिटल का जमाना है, तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। फिर दूसरा, हमने DPMU बनाई है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। उसमें हमारे 20 से अधिक कर्मचारी और 3 अधिकारी बैठते हैं और प्रतिदिन मैं भी आधा घंटा उसकी समीक्षा करता हूँ। एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, उसमें हमारे 8 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और 2 ब्लॉक जो गुन्नौर और असमोली है, वो नीति आयोग के अंतर्गत एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक का अर्थ होता है कि जहाँ लोगों की आकांक्षाएं अधिक होती है और उनको विकास की मुख्य धारा में लेकर आना होता है। गत 1 वर्ष से अधिक समय में हमने DPMU के माध्यम से एक आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी और हमारे जो शिक्षक गण हैं, उनके माध्यम से जो 108 रैंक के ऊपर हमारा ब्लॉक था, यानी जो अंतिम रैंक थी, 108 हमारे ब्लॉक्स हैं यूपी में, तो हमारी अंतिम रैंक थी उसमें। अभी हम या तो नंबर 1 पर हैं या टॉप 10 में हैं DPMU के माध्यम से। बहुत बढ़िया। तीसरा, एक हमने मोबाइल वैन शुरू की। आप जब गांव के दूरस्थ क्षेत्र में जाएंगे, वहां आज भी लोगों को योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, किंतु सभी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो अभी मोबाइल वैन हमने मंगवाई है, जो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है, जो गुन्नौर है, वहाँ से हम इसको आरंभ करेंगे और 100% लोगों के साथ हम चौपाल करेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम। उसमें एक तो चौपाल सार्वजनिक होगी और दूसरी जो हमारी नारी शक्ति है, हमारी जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनके साथ हम चौपाल करेंगे। चौथी चीज, हर शुक्रवार को प्रत्येक ब्लॉक में 2 चौपाल आयोजित करने का प्रोविज़न था। इसमें आप गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, लेकिन होता क्या है, वो चौपाल में व्यस्तताओं के कारण बहुत बार अधिकारी नहीं जा पाते। हमने हमारी पूरी संभल की टीम के माध्यम से, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय भी एक बार चौपाल में आए, उन्होंने भी सबको मार्गदर्शन दिया और वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो हम प्रत्येक शुक्रवार को 16 गांवों में जाते हैं और 16 गांवों के सभी ग्रामीण बंधुओं से सीधे मिलते हैं, चर्चा करते हैं और गांव की समस्या का गांव में समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से 1 साल से भी कम समय में हम पूरे
संभल को सैचुरेट कर देते हैं। तो एक बार मैं, कोई गांव नहीं है जहां पे मैं गया नहीं हूं, तो 100% हमने उसको सैचुरेट करने का प्रयास किया है। पांचवी चीज, जो सीएम डैशबोर्ड है हमारे यहाँ पे, ऑनरेबल सीएम सर के मार्गदर्शन में रिव्यू करने के लिए कि कौन से जनपद की क्या रैंक है। तो पहले हम जो रहते थे वो रैंक तो थोड़ी खराब रहती थी, लेकिन हमने प्रयास किया कि हमारी जो रैंक है वो टॉप 10 या टॉप 20 में बनी रहे। तो पिछले 16 महीनों में हम या तो टॉप 10 में रहे या टॉप 20 में रहे, 20 के नीचे हम कभी भी नहीं गए। ये हमारा रेवेन्यू में भी रहा, ये हमारा पुलिसिंग में भी रहा, ये हमारा डेवलपमेंट में भी रहा, तीनों में रहा। तो ये मैं सारा डाटा भी साथ में लेके आया हूँ। अभी जो हमारे 3 तीर्थ हैं उनके लिए सरकार ने कुछ बजट दिया है, और यहाँ पे एक 24 कोसीय परिक्रमा है जो 52 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लैंड एक्विजिशन का कार्य भी चल रहा है। 32 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी जो कलेक्ट्रेट है उसका इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और 38 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर हमारी पुलिस लाइन बन रही है। हमारा जो जिले का कारागार है वो भी बन रहा है। उसके अतिरिक्त दतावली गांव में 62 एकड़ से अधिक भूमि हमने चिन्हित की और उसका एक्विजिशन भी कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारी पीएसी स्थापित होगी संभल में, संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए। इसके साथ साथ हम लगभग 200 एक रुकना चाहूंगा, जिला मुख्यालय का एक सेकंड बस, जिला मुख्यालय क्या बैजोई रहेगा या कोई और उस पर भी बदलाव का आप सोच रहे हैं? आरंभ हो चुका है, लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, उसकी डीपीआर बन रही है, सब रेडी जी। एक हमारे यहाँ एक जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो लगभग 38 किलोमीटर जाता है। आप सोच के देखिए, यदि किसी भी जनपद को गंगा एक्सप्रेस वे टच भी कर लेता है तो वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है, और हमारे यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, और इस वर्ष वो आरंभ भी हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो लगभग 238 एकड़ में बन रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज की स्थापना होगी, वो भी संभल तहसील में होगी। इस तरह से जो संभल है वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें निरंतर विकास की ओर उन्मुख भी हो रहा है। और आपके इस मंच के माध्यम से मैं सबसे आह्वान भी करूंगा कि समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, विजन 2047 विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, उसके माध्यम से हमारे 3 मिशन हैं, उनकी 3 थीम हैं और उनके 12 पॉइंट्स हैं, 12 पैरामीटर्स हैं, और जो 13वां पैरामीटर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है, जिसके कुल 4 बिंदु है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने एक मोबाइल की सिम, एक मोबाइल नंबर के माध्यम से 3 क्षेत्रों में अपने सुझाव दे सकता है। यदि वो 3 क्षेत्रों में अपने सुझाव देंगे तो जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए नीतियां बनेंगी उसमें भी आपका योगदान होगा। और हम चाहते हैं कि संभल से सर्वाधिक सुझाव जाएं, ताकि जो पॉलिसी हैं उनके अंदर वो चीज़ें आएं, और वास्तव में जब वो धरातल पर पॉलिसी जाए तो उसका क्रियान्वयन हो, क्योंकि जब जनता से सुझाव लिए जाते हैं तो वो अधिक ग्राउंडेड होते हैं बनिस्बत बिना जनता का सहयोग लिए। राजन जी, आपने बहुत लंबी विकास की जो फेरिस्त है, ये तो अच्छी बात है, हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और हमारा जो मंच का मकसद भी यही है कि उत्तर प्रदेश की बात संभल से और सवरता संभल हम जो जिक्र कर रहे हैं आपने बता भी दिया। लेकिन एक सवाल मेरा, बहुत अच्छी बात है वो हिंदू मुसलमान सबको मिलेगी, लेकिन यहाँ मजहब की राजनीति हो जाती है। इशारा ये लगता है कि भाई प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है। तो सर, ये जो बुलडोजर है वो अतिक्रमण पर चलता है या इशारे पर चलता है बुलडोजर? ये प्रशासन पर आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं सर। देखिए, आज वो युग नहीं है कि चीजें लाल फीताशाही की फाइल में कैद हो जाएं। आजकल 100% ट्रांसपेरेंसी है, ये साइबर और आईटी का युग है। चारों ओर कोई ना कोई आंख हमें देख रही है। वो मीडिया की हो सकती है जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो सीसीटीवी की हो सकती है, वो मोबाइल की हो सकती है, वो सैटेलाइट की हो सकती है, सब हमको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी कार्रवाई होती है वो 100% जो कार्रवाइयाँ हैं वो आईजीआरएस के माध्यम से सबके सामने रहती है। यदि आपने एक छोटी सी भी कुछ किसी के साथ भी गलत किया तो यू आर पर्सनली लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और यदि आपने अच्छा किया तो वो भी सबको दिखाई देता है।
तो जो अभी हमारी एडिशनल एसपी साहब अनुकृति ने बताया आपको कि हमारी कार्रवाई केवल एक ही व्यक्ति के विरुद्ध होती है, जो अतिक्रमी है और जो अपराधी है, क्योंकि राज्य का जो प्रथम कर्तव्य होता है, प्रशासन का प्रथम कर्तव्य होता है, वो न्याय की स्थापना है। वही हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेख है और उसी को हम जनपद संभल में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जी अनुकृति जी, एक मेरा सवाल, फिर मेरी सहयोगी आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं 2022 का जब चुनाव था उससे पहले 2021 में संभल में आया, तो संभल के अंदर ये था कि एक डर था, लोग कहते यहाँ मत करो रिपोर्टिंग, यहाँ घिर जाओगे आप, इस तरह की बात थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो वाकई में जो कानून व्यवस्था थी, क्योंकि संभल की बात होती थी एक पिछड़ा जिला, या फिर कोई आतंकी कनेक्शन निकल जाता था, हथियारों का कहीं जखीरा मिल जाता था, तो जब आप लोगों ने समझा क्या वाकई में वही स्थिति है, या ये एक फोकस है कि नहीं भाई ये कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जिले की एक ही समस्या है? काउंटर क्वेश्चन है मेरा। आपने बताया कि जब पत्रकार हाँ, आते थे तो उन्हें डर लगता था, अभी आपको कैसा लगता है? क्या रिपोर्टिंग करने में अब दोबारा आऊंगा ना ग्राउंड पर, जब देखता हूं कि हम संभल की स्थिति यही चेंज है, और ये हम लोगों का दिन रात यही प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई लड़की भी अगर रात को 11 बजे अकेली जाती है तो उसको किसी भी तरह का कोई भी भय ना सताए, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो या फिर क्राइम रिलेटेड हो। मैम, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि मुस्लिम बहुल ज़्यादा इलाका है ये, तो ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को कैसे आप जागरूक करें? क्योंकि आप कह रहे हैं कई महिलाओं से भी आप मिलती हैं, उनको भी लगातार जो जागरूकता अभियान भी आप लोग चलाते हैं, तो वो कितनी जागरूक हो पा रही हैं? अगेन कोई टैग नहीं लगाते हैं, जैसे महिलाएं कैसे जागरूक होंगी। अब जैसे संभल को आप देखेंगे तो संभल डिस्ट्रिक्ट, अगर बहजोई गुन्नौर की बात करेंगे वो यादव डोमिनेटेड एरिया है, चंदौसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, मतलब, और संभल तहसील जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। इन जनरल ये एरिया थोड़ा बैकवर्ड रहा है, जैसे कि सर ने भी आपको बताया, पहले यहाँ शिक्षा का अभाव था और थोड़े कंजर्वेटिव लोग थे, तो पूरा ही डिस्ट्रिक्ट चैलेंजिंग है। यहाँ पे कई सारी परेशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। नॉर्मल क्राइम के अलावा भी बाल विवाह के केसेस भी हमारे सामने अमूमन आते हैं। तो हम लोगों का प्रशासन के साथ सर इतनी चौपाल लगाते हैं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, और ये पूरे प्रशासन के लिए एक चैलेंज है कि सभी महिलाओं को ये समझाना कि शिक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस से बचना है या डाउरी डेथ जैसे बचना है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। सर ने कई SHGs को यहाँ पे स्थापित कराया है, उनकी विशेष ट्रेनिंग कराई है, श्री अन्न में काफ़ी सारे यूनिट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम लोगों उनको रोजगार दें, और इस तरह की जो क्राइम्स है, जब तक महिला स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। अब मेरा एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, सवाल ये है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को शिक्षित भी होना चाहिए और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा जिम्मा संभाल रही हैं जिसमें आपको ना दिन ना रात कोई भी टाइम नहीं देखना है, और एक महिलाओं के लिए कहा जाता है घर के साथ भी और देश की सेवा भी आप करें। कैसे मैनेज करती हैं? एक मैसेज क्या देना चाहेंगी महिलाओं को, जो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो इफ और बट आ जाता है? ये मैं इस पे एक और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम जब भी किसी IPS या IAS से मिलते हैं तो उनसे ज़रूर पूछते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ वो कैसे तालमेल करती है, और आप तो संवेदनशील जिले में और है। मेल या फीमेल ऑफिसर दोनों के लिए ही पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना मुश्किल है। आई थिंक सर इस बात से एग्री करेंगे। महिलाओं के केस में अभी जिस जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसके अंदर डुअल चैलेंज है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे भी अच्छा करें और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तो इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सारी वर्किंग महिलाओं के परिवारों से है। मेरे को ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। मैनेज जो करती है वो फैमिली करती है, वो घर देखती है और मैं पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को देखती हूँ। तो ये ज़रूरी है कि जो भी वर्किंग महिलाएं हैं उनका परिवार भी आगे आए, उनको सहयोग करे। जो जेंडर सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स हम घर पे करते हैं, ये बात मैं हर महिला चौपाल में कहती हूँ कि कहीं भी नहीं लिखा है कि जो घर का खाना है वो पुरुष नहीं बना सकते।
या ये कहीं नहीं लिखा है कि जो साफ सफाई है वो पुरुष नहीं कर सकते। तो ये सारे काम, एक ही काम है एक्स्ट्रा जो महिला कर सकती है, वो है एक नया जीवन देना। उसके अलावा सब कार्यों में सब बराबर है। डिप साहब, मेरा यही आपसे सवाल, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर बहुत सवाल जवाब हो गए, बहुत सारी योजनाओं को लोगों के गिला शिकवा होते हैं, फैमिली से भी कोई गिला शिकवा आ जाता है क्या, और कैसे मैनेज करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो मैम कह रही है कि घर का काम भी करना पड़ जाए? मेरी पत्नी लेक्चरर थी राजस्थान गवर्नमेंट में, और बाद में उन्होंने रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देने के बाद अभी वो राइटर भी हैं और बहुत अच्छे से घर को भी संभालती हैं, हमको भी संभालती हैं। इस सेवा में आने के बाद मेरे परिवारजन को एक बात की तो स्पष्टता हो गई थी कि जब भी आप पब्लिक सर्विस में होते हैं तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो फैमिली से शिफ्ट होकर के पब्लिक के ऊपर होती है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी लोक सेवा में हैं उनकी फैमिली को थोड़ा सफ़र तो करना पड़ता है। और अब मैं पिछले 1.5 साल से घर नहीं गया हूँ। आप सोच सकते हैं कि, और घर वाले बुला भी रहे हैं, तो मैंने कहा दीपावली के बाद एक बार मैं देखूँगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यदि परिवारजन आपको समझते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं, और चाहे मैं रात को 2 बजे आऊँ या मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँ, या कभी कुछ दिन तो हमारे ऐसे बीते 2-2.5 महीने तो बच्चों से मैं मिला ही नहीं। सुबह निकल जाते थे 6-7 बजे और रात को 12 बजे तक आते थे, बस सोए और फिर उठ करके वापस चले गए, क्योंकि हम संभल में रहते, आसपास सारी सिचुएशन को टैकल कर रहे थे। एक विनोबा भावे का कथन है कि मातृ मुखेन शिक्षणम और मातृ मुखेन भोजनम। तो मैं इसमें अनुकृति से थोड़ा असहमति रखता हूँ कि जो बच्चों को भोजन है वो माता के हाथ से ही मिलना चाहिए, और जब तक बच्चा 8 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता तब तक माता के मुख से ही शिक्षण होना चाहिए। क्योंकि मेरा शिक्षा में लगभग 16 वर्षों का बहुत गहन शोध है। शिक्षक भी रहे हैं आप तो। मैंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, और बहुत सी पुस्तकें लिखना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि वो तो आज से 20-22 साल बाद जब इस सेवा से रिटायर होंगे उसके बाद ही लिख पाएंगे, उससे पहले लिखना तो कठिन है। एक बात बस मैं कहना चाहूँगा, वो अंतिम बात है मेरी। हम सब लोग जितने भी यहाँ पे हैं, वी आर फॉर पब्लिक एंड वी आर फ्रॉम पब्लिक। तो हम ऐसे स्थान से आए हैं जो आम व्यक्ति को, सामान्य जन को समझते हैं। आप संभल में जाइए, चाहे आप बहजोई में हैं, आप चाहे चंदोसी में हैं, यदि आप सामान्य जन से बात करेंगे आपको किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं मिलेगा। केवल समस्या उन्हीं को है जो अतिक्रमी हैं या जो अपराधी है। क्योंकि मेरी और जो कप्तान साहब की, हमारा एक ही टारगेट रहता है कि जिसने बदमाशी की है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, और जिसके साथ बदमाशी हुई है उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। तो मैं और कप्तान साहब दिन में 2-3 घंटे साथ रहते हैं, कम से कम 10 से 12 बार हमारी फ़ोन पर भी बात होती है। तो इस कारण से हम संभल को बिल्कुल जो जिसको कहेंगे कि सामान्य स्तर पे, जैसे ही 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई, 7 दिन के बाद संभल पूरी तरह सामान्य था, और जो बाजार थे वो तो 2 दिन बाद ही खुलना आरंभ हो गए थे, और 7 दिन के बाद पूरी तरह से बाजार खुल गए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभल संवेदनशील है, लेकिन संभल के सभी लोग बिल्कुल आराम से सामान्य रूप में, उसी रूप में रह रहे हैं जैसे पहले रह रहे थे। और हमारा प्रयास भी है कि ये जो नॉर्मलेंसी है इसको बनाए रखना और इसको धरातल पर उतारना। बस एक अंतिम बात मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मीडिया का मंच बहुत बड़ा होता है, और जो जी न्यूज़ है उसका तो बहुत बड़ा ब्रांड है। यदि प्रत्येक व्यक्ति तक केवल शासन की चीज़ें पहुँच जाएं, जैसे हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक में 50 पॉइंट्स हैं, जिसमें महिला से लेकर शिक्षा से लेकर के, और यानी कोई भी वर्ग उसमें छूटा नहीं है। यदि वो सब चीज़ें पहुंच जाएं और सब लोगों को सारी चीज़ों का लाभ मिले, तो कोई भी जो जनपद है वो सामान्य जनपद के रूप में अपने आप उभर के आ सकता है। और हमारी पूरी टीम संभल का और संभल के सभी जनपद वासियों का सहयोग रहता है कि इसमें अपना योगदान दें। हम प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर सुबह 10 से 12 जनसुनवाई में बैठते हैं। प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को तहसील में तहसील दिवस 4-4 घंटे का होता है। उसके अतिरिक्त दूसरे और चौथे
शनिवार को हम थाना दिवस में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जहां भी हैं हमारे और जनता के बीच जो गैप है वो जीरो हो और जनता को शासन का सीधा लाभ मिले। तो आपने आज हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बिल्कुल सर, धन्यवाद। हमारा मकसद जय भी हिंद। यही है, हमारा मंच का मकसद भी यही है कि कोई जिला हो और उसके जो मुद्दे हैं वो सामने आए और उस जिले के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंच जाए आपके जरिए। बहुत सारी योजनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। प्लीज मंच पर रहिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और मैम आपका भी, आपने कीमती वक्त निकाला। मंच पे ही रहिए डीएम जी आप भी और अनुकृति जी आपको भी। मैं मंत्री जी को बुलाना चाहूँगी, धर्मवीर जी प्लीज़ मंच पर आएँ, क्योंकि हमारे और एडिटर रमेश सर को भी मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर आएँ, क्योंकि हमारे कुछ और सहयोगी हैं जिन्हें सम्मानित करने का वक्त है, क्योंकि इनके सहयोग की वजह से आज देखिए संभल के बारे में कितनी सारी बातें पता चल रही है। हो सकता है बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी वो आज इस मंच के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। कौन से ऐप हैं उसका भी जिक्र किया कि उस ऐप के जरिए आप संभल के बारे में जान सकते हैं। कितनी योजनाएं हैं जो सरकार तो चलाती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो चलिए मैं बुलाना चाहूँगी अंकुर अग्रवाल जी को, सचिव बैंथा एसोसिएशन से हैं, प्लीज़ आइए अंकुर अग्रवाल जी। मैं बुलाना चाहूँगी सानू वारसी जी को, समाज सेवी हैं, और इफराता ताहिर जी उनकी वाइफ है, प्लीज़ आएँ। समाज सेवी हैं सानू वारसी जी जो लगातार लोगों की समस्याओं को दूर करते रहते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी अब सत्यम चौधरी जी को, सत्यम एकेडमी से डायरेक्टर हैं सत्यम चौधरी जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुज कुमार गुप्ता को, नीलम नर्सिंग होम डायरेक्टर हैं अनुज कुमार गुप्ता जी। और अब मैं बुलाना चाहूँगी अनुज अग्रवाल जी को, वेव फ्लड प्लाजा, और तोशी अग्रवाल जी को, डायरेक्टर हैं वेव फूड प्लाजा के। तो ये तमाम हमारे सहयोगी हैं जिनकी वजह से आज हम संभल कैसे संवरेगा, विजन 2047 का भी जिक्र किया है हमने कि विजन 2047 में कैसे अपना आप सुझाव रख सकते हैं। ये तमाम विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और मैं रोकना चाहूँगी, अभी सम्मानित करेंगे एडिटर रमेश चंदा सर जी, डीएम जी को, और साथ ही अनुकृति जी को। मंत्री जी आप भी रहिए। देखिए आज इतनी तमाम बातें हुई हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि सर ने बताया भी और अनुकृति जी ने भी बताया कि पुलिस कैसे लोगों के बीच जा रही है, ना सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है लेकिन बल्कि लोगों को जागरूक करने का भी लगातार काम किया जा रहा है। और इसके अलावा डीएम जी ने तो पूरा डेटा बताया कि कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं और आगे कैसे संवरेगा संभल, उसके लिए पूरा रोड मैप आज उन्होंने मंच पर उसका जिक्र किया है। तो रोड मैप का जो जिक्र हो रहा था कि संभल में ऐसी क्या योजनाएं हैं, संभल कैसे संवरेगा, संभल में कैसे विकास होगा, तो उसकी एक एक जो पॉइंट टू पॉइंट जो कड़ियाँ हैं वो सर ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे बीच आने के लिए और समय देने के लिए।